अपने नोट्स बना रहा हूं इस पे, देख लीजिए अभी ये काफी सारे पेज इस रजिस्टर के भर गए। मैं भी एक एक जो अमेंडमेंट है उसको समझ के उसके इम्प्लीकेशंस देख कर समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं पूरी इस पे कार्रवाई कर रहा हूं कि इसको हम कि एक वाइट पेपर बनाएंगे हम, और वो हम सबको पेश करेंगे ताकि वो इस हिसाब से इसको अपोज कर सके। लेकिन मेरा कहना यह है, एक नटशेल में मोटा मोटा इस अमेंडमेंट को पूरी तरीके से नकार देना चाहिए, पूरी तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए, और जेपीसी में जाके बोलना चाहिए कि इसके लिए हमें 3 महीने या 6 महीने का टाइम दिया जाए, हम तैयारी करके एक नया पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट लाएंगे, मुस्लिम समाज प्रस्तुत करेगा उसको, और उसको पार्लियामेंट फिर पब्लिक के सामने रखे। जो एक प्रोसीजर होता है जो इसमें फॉलो नहीं किया गया, पब्लिक कमेंट्स के लिए वेबसाइट पे डाले, उसके बाद भी सबके कमेंट्स लिए जाएं इस पे, और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, और उसके बाद पार्लियामेंट में ये पेश किया जाए। ये तरीका होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं अपने सभी लीडरों से भी, अपने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, जेपीसी के मेंबर्स से भी, कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि किसी भी तरीके से धोखाधड़ी करके आपको बहका लिया जाएगा। और किसी भी फॉर्म में अगर ये पास होता है पार्लियामेंट में, तो वक्फ के बचाने का कोई भी चांस जो बचा होगा वो नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। पहली चीज ये, इसको पूरी तरीके से नकार देना है। दूसरी चीज ये कि मुस्लिम समाज इसको बना के देगा, और वो फिर पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, पब्लिक कमेंट्स आने चाहिए, फिर जेपीसी में जाना चाहिए, फिर जेपीसी या सेलेक्ट कमेटी में, और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल की शक्ल में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मजबूती के लिए होना चाहिए, और वो इस बिल के टाइटल से ही पता लग रहा है। अब इसमें बुनियादी चीजें क्या क्या होनी चाहिए। पहली बुनियादी चीज इसमें यह होनी चाहिए कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज के लोगों की दी गई है, तो और वो अल्लाह के नाम ट्रांसफर होती है। अगर वक्फ अलल औलाद भी है तो अल्टीमेटली अल्लाह के नाम ट्रांसफर होती है। तो ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है उसको टच नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। अगर इस कॉन्सेप्ट को टच किया जाता है तो वो कानून किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है, और उसको कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम बात इसमें निकल के आनी चाहिए, जो सबसे अहम प्रावधान होने चाहिए, और वो होने चाहिए सख्त से सख्त सजा। जो लोग भी वक्फ की प्रॉपर्टीज को एनक्रोच करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे पब्लिक के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट के अधिकारी हों, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को करते हैं, तो उनको उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए। ये प्रावधान डालना चाहिए। फिर ये जो सारी कमियां किरण रिजिजू साहब गिनवा रहे थे ना, कि आप ही के लोगों ने तो बताया कि इसमें बड़ी धांधली होती है, बड़ा करप्शन होता है, तो वो दूर करने की जो तरीका था वो ये था कि कानून ऐसे बनाए जाए, जो भी करप्शन करेगा वक्त में उसको उम्र कैद की सजा होगी, 10 साल की तो कम से कम होगी ही होगी। और उसके साथ साथ पीएमएलए का जैसे कानून है ना, प्रॉपर्टी जब्त करने का, बुलडोजर का कानून तो नहीं कहूंगा मैं, बल्कि जो प्रॉपर्टीज सीज करने का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे कानून है, वैसा ही ईडी के बराबर ताकतें जो है वक्फ बोर्ड को भी दी जाए। किसी ने अगर वक्फ की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान के उसको सीज करने का अधिकार जो है वक्फ को देना चाहिए। ये मेरा जो प्रपोजल ऑन, और जो मैंडेटरी है, इसके अलावा काम नहीं होगा। जो हम बिल प्रपोज भी करेंगे या करना चाहिए, उसमें ये चीजें तो होनी चाहिए। अब जो मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए, किसके, वक्फ बोर्ड के और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, वो एसजीपीसी जैसे है ना, सिखों के लिए जैसा कानून है, वो जनरल मुस्लिम कम्युनिटी को इलेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए उसको। इलेक्शन से लोग जीत के आने चाहिए जो वक्फ बोर्ड में मेंबर्स बनेंगे। ये एक अहम बात है जो बहुत जरूरी है। जब तक मुस्लिम समाज के वोटों से जीत के लोग नहीं जाएंगे, और यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर एसजीपीसी के भी लोग उसको सजेशन को मेरा लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें प्रावधान होना चाहिए इस इलेक्शन के बाद राइट टू रिकॉल का। अगर टोटल वोट का 10%, 20%, वो हम डिस्कस करके तय कर सकते हैं। लोग अगर सिग्नेचर कैंपेन करें
तो किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर को रिकॉल करने की ताकत भी होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि मैं बन गया हूं तो 5 साल तक लूट मचाऊंगा, ये लगे कि मैं अगले दिन भी हट सकता हूं, लोग मुझे कान पकड़ के सीट से हटा भी सकते हैं। ये रिकॉल का प्रोविजन भी उसमें आना चाहिए। और कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो परमानेंटली ट्रांसफर होती है, चाहे सेल या लॉन्ग लीज पे, जो प्रावधान है इसमें मैक्सिमम 30 साल का, हालांकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था या हमारा प्रपोजल भी नहीं था, लेकिन फिर भी 2013 में रहमान साहब ने रखी 30 साल 33 साल तक की लॉन्ग लीज। तो ऐसी कोई भी सेल डीड वॉइड अब इनिशियो होनी चाहिए, मतलब शुरुआत से ही बेमानी होनी चाहिए, उसकी कोई ताकत नहीं मानी जानी चाहिए। और जिसने भी अधिकारी ने सेल डीड वक्फ प्रॉपर्टी की दर्ज की, उसको भी कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, और उन लोगों को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए जो ऐसी प्रॉपर्टी जाके सेल डीड अपने नाम या किसी के नाम करते हैं। ये प्रावधान भी इसमें जरूरी होना चाहिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, एएसआई की प्रॉपर्टीज का आप लोग हाल देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो, या सफदरजंग का मकबरा हो, या पुराना किला हो, या आप कोई भी ऐसी मस्जिदें और जो कब्रिस्तान और इस तरह के मकबरे हैं जो एएसआई की खास तौर पे मस्जिदें या मकबरे हैं, आप कहीं भी जाके जाके देख लीजिए, उनका इतना बुरा हाल है। जबकि मैं वो जो जहां पर बहादुर शाह जफर के लिए जो जमीन रखी हुई है ना कब्रिस्तान की, वहां हम लोग गए भी थे वहां पे एक बार, तो उसका क्या हालात है वहां पे आप लोग देख रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तोड़ रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज को। तो ये जो एएसआई की प्रॉपर्टीज हैं, खास तौर पे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मकबरे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट में आनी चाहिए, और इसकी रख रखाव का काम। और देखिए, मस्जिदों का अगर एएसआई का जो कानून है ना, उसमें जब तक उस कल्चर के हिसाब से, कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए है ना एएसआई का कानून भी, और पुरानी बिल्डिंगें प्रोटेक्ट करने का, तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो बिल्डिंग जिस काम के लिए है वो काम भी साथ के साथ प्रोटेक्ट हो। अगर कोई मस्जिद है तो अगर उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, जब भी वो बिल्डिंग का और उस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट का प्रोटेक्शन माना जाता है। ये बात बुनियादी बात है। और अगर मस्जिदों में नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही तो सिर्फ बिल्डिंग प्रोटेक्ट करने का कोई मकसद एएसआई के कानून के तहत भी नहीं होता। तो इसलिए ये एएसआई की मस्जिदें जितनी भी हैं, खासतौर पे, और खानकाएं और जो जितने बड़े बड़े कब्रिस्तान भी हैं, मकबरे हैं, वो सब वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाए, ताकि उसका बेहतर रख रखाव हो सके। और इससे एक और भी फायदा होगा, जो आरएसएस और बीजेपी का एक कैंपेन भी है ना, मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, तो एएसआई की मस्जिदें अगर नमाज के लिए खुलेंगी, उनका रख रखाव भी बेहतर होगा। लोग झाड़ पूछ के, मस्जिद में तो साफ सफाई रखना, उसको चाक चौबंद रखना बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। सब लोग रखेंगे उसको बढ़िया से, और वो मेंटेन भी बेटर होंगी। और ये सड़क पे नमाज पढ़ने की जो प्रॉब्लम है, ये भी काफी हद तक मेरे ख्याल से दूर हो जाएगी। ये भी मैं मानता हूँ। एक और बात है, इसमें जो मैंडेटरी प्रोविजन रखा जाना चाहिए, जैसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का, ये बात हमने 2013 को भी प्रपोज की थी, जो हमारी मानी नहीं गई। पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का सारे प्रावधान वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए भी लागू होने चाहिए कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कोई भी एनक्रोचर वक्फ की प्रॉपर्टीज से हटाया जा सके। ये मेरे प्रपोजल हैं, लेकिन डिटेल में मैं हमारी टीम के साथ मिलकर भी बना रहा हूं। और आखिर में मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी वक्फ की हिफाजत के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार और खासतौर पे तेलंगाना में हम लोगों ने काफी मेहनत की है, और हमारा मुहिम चल ही रही है। और वो मुहिम ना सिर्फ अदालत में होती है, बल्कि सड़कों पे प्रोटेस्ट करके भी होती है। तो वो मुहिम चली रही है। अब मैं अभी जो ऐवान गालिब में अभी दो दिन पहले जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहां भी गया था अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। एक तो सबको मिलके करना है, तो और अलग अलग अपने अपने काम बांट लें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 2 काम करने में अच्छा जाना जाता है। एक तो हम एक कॉन्सेप्चुअल पेपर बना के इसका सारा जो वक्फ एक्ट जिस शेप और शक्ल में होना चाहिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश में
करेंगे उसमें हमारा सहयोग करें, और जो दूसरे संगठन जिस भी प्रकार से वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उसमें हम उनकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से ड्यूटी बाउंड है, हमारी जिम्मेदारी है। हम हर एक संगठन जो भी है, कोई भी किसी तरह का भी प्रोटेस्ट करेगा तब भी, और कोई और भी सेमिनार, जलसा, जलूस कुछ भी करेगा या कोई भी एक्टिविटी करेगा तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि बाकी सभी संगठन हमारी गतिविधियों में भी हमारी मदद करेंगे। एक बात और है, हम थोड़ा टेक्निक बना के अपने सारे आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन जो होंगे, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के खास तौर पे, और लोकसभा के सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो या तो मुस्लिम समाज से हैं या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम समाज की जो पॉपुलेशन है एक बड़ी संख्या में है, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घरों के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि वो लोग इस बात को जान लें अगर इसमें गद्दारी की गई तो उनको हम राजनीतिक भी सबक सिखाएंगे। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहेगा। दूसरा, क्योंकि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं खास तौर पे, और ओबीसी के साथ भी SC ST और जो दूसरी सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो माइनॉरिटीज हैं देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से बाकी तंजीमों से ज्यादा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रिजर्वेशन में, SC ST एक्ट को मजबूत करने में, जो हमारी बाकी माइनॉरिटीज हैं, सिखों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए, क्रिश्चियंस के राइट को इंश्योर करने के लिए, बुद्धिस्ट के राइट इंश्योर करने के लिए हम उनका ताउन करें, और वो हमारा इस वक्फ को, कानून को रोकने में और एक अच्छा वक्फ का कानून लाने में हमारी मदद करें। इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन भी उनसे सबसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। उसकी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी के सारे प्रोटेस्ट ज्वाइंट होंगे। SC ST और माइनॉरिटीज के लोग खास तौर पे अगर ज्वाइंटली प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनकी डिमांड्स भी सरकार मानने के लिए मजबूर जल्दी होगी। लेकिन अल्टीमेटली तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि जब ही न्याय और बराबरी, इंसाफ मिलेगा जब बहुजनों की सरकार आएगी। तो हम लोग इसको आपदा में अवसर की तरह लें, एक तो SC ST और माइनॉरिटीज को जोड़ने का काम करें एक साथ, और अब उन सभी लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है जो मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के वोट लेते हैं, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के वोट लेते हैं, OBC के वोट लेते हैं, लेकिन उनकी हकमारी करने में सबसे आगे भी रहते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए भी मैं समझता हूँ एक ज्वाइंट कैंपेन लॉन्च करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और देर तक सुना, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत अहम थी, इसलिए थोड़ी लंबी भी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये बहुत अहम थी इसलिए लंबी हुई। शुक्रिया आप लोग।